हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन AR क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग द्वारा धातुओं की सक्रियता की जांच करना। इसके अलावा समझेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इस बारे में आपको बता दूं। आज का ये जो वीडियो है ये कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 3 है और पाठ 3 का नाम है धातु और अधातु और इसका वीडियो नंबर ये 3 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर के आप क्रम से देख सकते हैं। या इसके अलावा यहाँ पे आई बटन पे कुछ देर के बाद लिंक आएगी, किसका, प्लेलिस्ट का ना, वहाँ से आप क्लिक करके दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आप जब भी देखा कीजिए क्रम से देखा कीजिए, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बता दें आपको कि हम 3 प्रयोग करेंगे और 3 प्रयोग के माध्यम से हम धातुओं की सक्रियता की जांच करेंगे। ठीक है, पहले आपको समझाएंगे और समझाने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। हम समझे कि नहीं समझे, इसे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, जो चीज़ समझाएंगे वही चीज़ लिखा हुआ रहेगा, उसको आप लिख लीजिएगा। समझे? तो सबसे पहले समझिए प्रयोग नंबर 1। हम क्या करेंगे कि एक बीकर में हम लेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, जब इसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट की विलयन हम डालेंगे, यानी इसमें डालेंगे हम, तो ये क्या होता है कि अपने आयनों में टूट जाता है। टूटने के बाद में इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉपर बिखर जाते हैं, Cu और SO4 बिखर जाते हैं। कॉपर पे धन आवेश आ जाता है और सल्फेट पे माइनस आवेश आ जाता है। यानी जब भी ये बना हुआ है कॉपर सल्फेट, तो ये धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन से मिलकर ही बना हुआ है। कौन? कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है प्रयोग नंबर 1 में, ध्यान से ही समझना है आपको कि बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और इसके अंदर फेरस और मैग्नीशियम यानी लोहा की चाकू कहिए या लोहे से बने कोई धातु कहिए, ठीक है, लोहे से बना कोई उपकरण कहिए, उसको जब इसमें डालिएगा या मैग्नीशियम के टुकड़े को इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिएगा, तो क्या होता है कि इस फेरस यानी लोहा के ऊपर या मैग्नीशियम के टुकड़े के ऊपर लाल रंग का परत चढ़ जाता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब मैं लोहे के बने चाकू या तो कुछ और उपकरण को इसमें डालेंगे या मैग्नीशियम के टुकड़े को हम इसमें डालेंगे, इसमें मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, तो इनके ऊपर में लाल रंग का एक परत चढ़ जाता है। वो लाल रंग का परत कॉपर का होता है। किसका? कॉपर। यानी कॉपर जो है यहाँ पे जो घूम रहे हैं इसमें, ये इस पे चिपकने लगते हैं और चिपक करके एक परत बना लेता है। समझे कि नहीं? तो इससे ये समझ में आता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो फेरस है यानी लोहा और मैग्नीशियम कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व हैं, क्योंकि ये फेरस यानी लोहा और मैग्नीशियम कॉपर को अपने तरफ खींच रहा है और अपने ऊपर चिपका रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो लोहा है और मैग्नीशियम ये कॉपर से अत्यंत क्रियाशील तत्व है। तो प्रयोग नंबर 1 बस इतना ही लिखना है। ठीक है, प्रयोग नंबर 1 में बस इतना आपको बताऊंगा और समझ लीजिए एक बार फिर से कि सबसे पहले एक हम बीकर में क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट की विलयन, और उसमें जब लोहे की बनी चाकू या मैग्नीशियम के टुकड़े डाले जाता है तो इसके ऊपर लाल रंग की एक परत चढ़ जाती है जो कॉपर का होता है। यानी कॉपर जो है, अर्थात जो कॉपर है, लोहा और मैग्नीशियम पे चिपकने लगते हैं। ठीक है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो फेरस है यानी लोहा और मैग्नीशियम ये कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, क्योंकि कॉपर को अपने ऊपर ये चिपका ले रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो प्रयोग नंबर 1 में यही लिखना है और ये चीज मैं आपको यहाँ पे अभी लिखवा दूंगा। दूसरा प्रयोग करने से पहले आप इसको लिख लीजिए जो मैं बताया हूँ। ठीक है, जल्दी से लिखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब समझते हैं हम प्रयोग नंबर 2। जब हम पोटेशियम या कैल्शियम को जब ठंडे जल में डालेंगे, कैसे जल में? ठंडे जल में डालेंगे, तो जब पोटेशियम और कैल्शियम को ठंडे जल में डाला जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस को यानी H2 गैस को विस्थापित कर देता है।
यानी कि जब पोटेशियम को और कैल्शियम को ठंडा जल में हम मिलाएंगे तो ये क्या करता है कि इससे अभिक्रिया कर लेता है, किससे? ठंडे जल से। और ठंडे जल से जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है, यानी निकाल देता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ ना? जब पोटेशियम को या कैल्शियम को ठंडे जल में हम डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। लेकिन जब हम फेरस को, मैग्नीशियम को या कॉपर को, ठीक है, जब फेरस, मैग्नीशियम और कॉपर को जब इसी ठंडे जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से फिर से एक बार। जब मैं पोटेशियम और कैल्शियम को ठंडे जल में डालते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है, लेकिन जब फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर को ठंडे जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पोटेशियम और जो कैल्शियम है ये फेरस, मैग्नीशियम और कॉपर से अत्यंत क्रियाशील है। इसका मतलब यही ना समझ में आ रहा है जी, ये जो है ऊपर वाला यानी पोटेशियम और कैल्शियम इससे अधिक क्रियाशील है। किससे? लोहा से, मैग्नीशियम से और कॉपर से। समझे? तो हम प्रयोग नंबर 2 में ऐसा लिखेंगे कि जब पोटेशियम और कैल्शियम को ठंडे जल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है, परंतु फेरस, मैग्नीशियम और कॉपर, यानी फेरस मतलब लोहा होता है, तो फेरस, मैग्नीशियम और कॉपर को जब ठंडे जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पोटेशियम और कैल्शियम जो है ये अत्यधिक क्रियाशील है। किससे? फेरस, मैग्नीशियम और कॉपर से। तो इस प्रयोग को भी आप लिख लेंगे। चलिए लिखिए, जल्दी से लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब समझिए हम प्रयोग नंबर 3 समझाते हैं। ठीक है, प्रयोग नंबर 3 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फेरस है यानी लोहा को, जिंक को और टीन को, Sn मतलब टीन होता है, Fe मतलब फेरस मतलब लोहा, ठीक है, लोहा को Fe से दिखाते हैं, जिंक और Sn स्टेनम होता है, स्टेनम को टीन से ना। समझिएगा, जब फेरस, जिंक और टीन को हम तनु अम्लों में डालते हैं, कहाँ डालेंगे? तनु अम्ल में, ठीक है, तनु अम्ल कहिए, तनु HCl कहिए, जो भी कहिए ना, तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जब फेरस, जिंक और टीन को तनु अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर को और Hg मतलब पारा को जब तनु अम्लों में हम डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि फेरस, जिंक जो और टीन है ये कॉपर और पारा से अत्यंत क्रियाशील तत्व हैं। समझे कि ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से समझिए एक बार फिर से। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब फेरस, जिंक और टीन को, यानी लोहा, जिंक और टीन को तनु अम्लों में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है, परंतु जब कॉपर और पारा को तनु अम्लों में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि लोहा, जिंक और टीन यानी फेरस, जिंक एंड स्टेनम क्या है कि कॉपर और पारा की तुलना में अत्यंत क्रियाशील है। यानी कि ये जो है, ये तत्व, ये वाला, ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर और पारा से। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप इसको भी लिख लीजिए। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आप डाल लीजिए हेडिंग विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये इसको हम इम्पोर्टेंट नाम दे रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से ही समझिएगा ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? अभी तक हम कर रहे थे धातुओं की सक्रियता की जांच। क्या कर रहे थे? धातुओं की सक्रियता की जांच। कहाँ गया कैप इसका? नहीं तो सूख जाता है जी, ये सूख जाता है। चलो लगा दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक मैं धातुओं की सक्रियता की जांच कर रहा था और जांच करने के बाद हमें समझ में आया कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अत्यंत क्रियाशील होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं। इतना ही ना समझाए थे? तो ध्यान से समझिएगा, धातुओं के क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है, धातुओं के क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखने पर जो एक श्रेणी प्राप्त होती है ना, उसी को बोलते हैं हम विद्युत रासायनिक श्रेणी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
सभी धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर घटते क्रम में लिखने पर क्या होता है कि एक श्रेणी प्राप्त होता है, उसी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है आप उसको पहले लिखिए, उसके बाद कम क्रियाशील तत्वों को लिखिए, फिर उससे कम है उसको लिखिए, फिर उससे कम है उसको लिखिए, फिर उससे कम है उसको लिखिए ना, तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होगी और इसी श्रेणी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आप इसका परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा लिखने के बाद में इसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे, यानी कि भाई कौन कौन से ऐसे तत्व हैं भाई, उसको क्रम में आप लिखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाइए। तो आपको मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डालिए हेडिंग, कुछ प्रमुख धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कुछ प्रमुख धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी बना करके रेडी कर दिया है। इसमें क्या क्या है, Li लिथियम, K BaSr Ca NaMg Al Zn FeNi Sn Pb H Cu Hg Ag और Au, ये जितने भी तत्व यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस साइड की सक्रियता बहुत ज़्यादा है क्रियाशीलता, और इस साइड की क्रियाशीलता कम है, यानी इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, फिर उससे कम इसका है, यानी इससे ज़्यादा ये है, इससे कम क्रियाशील ये है, इससे ज़्यादा क्रियाशील ये है, इससे कम ये है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्रियाशील ये है और इससे कम क्रियाशील ये है, यानी धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त हुआ है और इसी श्रेणी का नाम देंगे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अब आप इसे याद कैसे करेंगे, ठीक है, एग्जाम में कैसे इसको याद करके लिखेंगे। तो पहली बात, आप विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है इसको हमने परिभाषा आपको बता दिया है, इसके बाद ये लिखना होता है आपके एग्जाम में। तो ये कैसे लिखेंगे ना, तो एक तरीका है, अपने हिसाब से बनाइएगा आप तरीका को, ऐसे बनाइए, लिकबासर, यानी यहाँ से लेकर के आप बना दीजिए लिकबासर, लिकबासर का नामगल, का नामगल, ठीक है, का नामगल, यहाँ से यहाँ तक लिकबासर का नामगल, जनफिनीसन पबह, ठीक है, जनफिनीसन पबह, कुहज, कुहज आज आओ। ठीक है, इस प्रकार जब आप बनाइएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। अब एक दो बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस, तो आपको याद हो जाएगा, आप लिख लेंगे आराम से। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कीजिए, समझे कि नहीं समझे। तो आज के वीडियो में हम जो समझाए आपको धातुओं की सक्रियता की जांच करना और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इस बारे में अगर आपको बढ़िया से समझ में आया है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारे इस वीडियो को देख ही लिए हैं तो एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।